अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ आयशा सरवरी। और आयशा सरवरी जो हैं वो हमारे बुक की एक अहम पहचान और जान बन चुकी हैं, क्योंकि आयशा सरवरी ने हमें मुतारफ़ करवाया है फ़िक्शन से, और फ़िक्शन के बगैर इंसानी ज़िंदगी अधूरी है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही मशहूर किताब माय नेम इज़ रेड, ओरहन पामुक की, जिसका उर्दू तर्जुमा भी मौजूद है, सुर्ख मेरा नाम। और ये इसका पेश लफ्ज़ जो है, प्रिफेस, वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लिखा है। और मैंने मुस्तनसर हुसैन तारड़ के ही किसी एक कॉलम में इसका ज़िक्र सुना। और ये किताब हमने जो मुंतखब की है बहुत ही मशहूर है, कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुकी है। इसके जो राइटर हैं उनको वो मिल चुका है नोबेल प्राइज़। और इस किताब को डिस्कस कर रही हैं आयशा, और आयशा तशरीफ़ लाई हैं तुर्की से कल जी। ये कोई इत्तेफाक है कि आप तुर्की से तुर्की ज़ुबान के तुर्क राइटर को डिस्कस करें? बस इसको कहते हैं सेरेंडिपिटी, और आई टेंड टू बी लकी दैट वे कि इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, मिल गई हैं आपको। और तुर्की, लेकिन ये जो किताब है ये आज के तुर्की के बारे में नहीं है, ये 17वीं सदी के तुर्की के बारे में है। और 17वीं सदी के तुर्की के बारे में हमें वैसे बहुत पता है, क्योंकि हमने अर्तुगरुल की वजह से, लेकिन वो असल वाला पता नहीं होता। हमने अर्तुगरुल देखा हुआ है। मैं ये भी एतराफ़ करना चाहूँ कि बावजूद कोशिश के मैं ये किताब नहीं पढ़ सका, इसलिए मैं भी महरूम हूँ। सो मेरी गुफ्तगू में अगर कोई कमी और खामी नज़र आए तो उसे मेरी लाइल्मी पर महमूल किया जाए। तो आपने जब पहली दफ़ा ये किताब पढ़ी तो आपको कैसा लगा, और वो कब वो हुआ, और कैसे आपका तारुफ हुआ? मैं इससे पहले एक छोटी बात करूँ, मैंने पामुक की जो किताब पढ़ी है वो है इस्तांबुल। अच्छा, मुझे चूँकि सफ़र करने का मौका मिलता है तो मैं जिस शहर में जाऊँ मैं उस शहर के बारे में किताब पढ़ता हूँ। तो हर शहर के बारे में कोई ना कोई राइटर होता है। जैसे कराची के बारे में खालिद अख्तर ने किताब लिखी है, फिर और उमर शाहिद ने भी लिखी है इसी तरह। तो इस्तांबुल जब मैं गया तो मैंने कोई किताब पढ़नी थी, तो मैंने ये किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम ही इस्तांबुल है, और वो एक बायोग्राफिकल कहानी है। और ऐसे ही लगता है कि हमें, वैसे हम जानबूझ के भी अपने आप को हर जगह फिट कर लेते हैं। हमने कहा कि इस्तांबुल की जो फैमिली लाइफ है जो इनकी है वो बिल्कुल हमारी जिस तरह नानी दादी चाचे मामे वैसी है। तो वो तो मुझे तारुफ था, लेकिन इसमें क्या ख़ास बात है बतौर तारीख़ी नावल के? जैसे आपने कहा कि जब आप ट्रैवल करते हैं आप उस जगह की फ़िक्शन पढ़ते हैं। फॉर मी आई थिंक द मोस्ट रेलिवेंट नॉवलिस्ट फॉर टर्की वाज द ऑथर ऑफ बास्टर्ड्स ऑफ इस्तांबुल। आई थिंक मेरा उनका नाम अभी ज़हन से निकल, एलिफ शफ़क़। एग्जैक्टली, या। एंड बिकॉज शी इज़ अ फेमिनिस्ट, मेरी वो ज़्यादा हम-आहंगी थी उनके साथ, यू नो, बिकॉज शी इज़ समबडी हू defines Turkey as a very confused state between east and west, जिसमें औरतों के हुकूक जो है ना negotiable है, जैसे हमारे मुल्कों में होते हैं। ठीक है। So she was my sort of Turkey go-to fiction. But for 40 Rules of Love as well. For 40 Rules of Love as well, and a lot of people are upset at her because वो कहते हैं कि उन्होंने शम्स तब्रेज़ और जलालुद्दीन रूमी की स्टोरी को लेके बड़ा वेस्टर्न गेज के लिए सिंप्लीफाई कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। लेकिन फॉर मी इट वाज अ गेटवे इनटू दैट एरा, तो मुझे तो खैर वो बहुत पसंद है। आई थिंक कि ओरहान पमुक was one of those, you know, airport library books that you always see. उनकी एक स्नो लिखी हुई होती है, वो हमेशा एयरपोर्ट so you know, like Orhan Pamuk was always this person who was one of those people जब अगर आप उनको पढ़ें तो आप स्मार्ट लगेंगे, राइट? ज़रा गुफ्तगू में कि वो ओरहान पमुक पढ़ रहे हैं हम। ये शायद ये भी कहा जा सकता है कि ही इज़ वो जो है अल्केमिस्ट वाले। हाँ, लेकिन ये पाउलो कोलो थोड़े मुश्किल वाले। हाँ, लेकिन you see the thing with Orhan is he does justice to his content, क्योंकि एक चीज़ जो आप देखेंगे सारी उनके बुक्स में, वो उन्होंने लोकल कल्चर को बहुत गहराई से पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है, और उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं। सो देयर इज़ अनदर बुक ऑफ हिज कॉल्ड म्यूजियम ऑफ इनोसेंस। उसके अंदर उन्होंने किया क्या है कि आई थिंक वन ऑफ द टर्किश सिटीज़ में उन्होंने एक एक्चुअल म्यूजियम ऑफ इनोसेंस रखा है, जिसके अंदर बहुत बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल, एंड देयर इज़ वन पर्सन हू कलेक्ट्स थिंग्स
So वो पूरा उन्होंने he's such a cultural icon कि he has actually a museum of actually the things that are in the novel. So he's so famous कि things have translated between novel to reality. Usually we don't see that. जैसे शेक्सपियर के ऊपर हैं Pretty या much, हाँ. वो शर्लक होम्स के ऊपर हैं. हाँ. So he's become one of those really massive writers. I think since 2003 he gained a lot of fame. A couple of themes in My Name is Red. Obviously आपने Ottoman history की बात की. वो जो state of confusion हमें नज़र आती है टर्की में, जहाँ पे गार्डियन ने जब इसका रिव्यू किया इस बुक का, उन्होंने कहा कि this is, I think the words that they used were it's a specter of civilization with nowhere to go. With nowhere to go. Yeah. ना वो ईस्ट की तरफ जाना चाह रहा है, ना वो वेस्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं, और जाना भी चाह रहे हैं और नहीं भी जाना चाह रहा है. So in My Name is Red, the story is about 4 miniaturist artists. Miniature artists वो होते हैं जो किसी टेक्स्ट के मार्जिन्स को डेकोरेट करते हैं. So हमने हमेशा कोई कल्चरल बुक्स में देखा होगा कि कोई कैलीग्राफी होती है, और बड़ी आर्टिस्टिक कैलीग्राफी होती है. उसके अंदर फूल बना देते हैं, एनिमल्स बना देते हैं, प्लेसेस बना देते हैं, शहरजाद की, हीर रांझा की स्टोरीज इलस्ट्रेट होती हैं. So they're 4 miniaturists and there's murder. Because what use is any novel without murder? And the murder is committed by a miniaturist. So इसीलिए इसके जो and of another miniaturist. एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट को मार दिया, इसलिए क्योंकि वो कल्चर ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न आर्ट वर्सेस ईस्टर्न आर्ट था. और उनके भी सोसाइटी में हाई प्रीस्ट थे. तो एक होजा हैं जो कहते थे कि हमारी जो आर्टिस्ट्री और मिनिएचर आर्ट है, इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने घेरे में ले लिया है, और बजाय इसके कि हम हमारी सकाफत आगे लेके जाएं, हम वेस्टर्न सकाफत आगे लेके जा रहे हैं. सो आई थिंक so basically it's about the culture shift was so bad कि the world of art is really dominated by money. And it's really dominated by culture. So वहाँ के जो उस वक्त ऑटोमन सुल्तान थे, उन्होंने एक बहुत सीक्रेट बुक कमीशन की, जहाँ पे इन 4 मिनिएचरिस्ट को ठेका मिला to kind of basically create the art around it, and one had to kill the other in order to prevail. Interestingly, the other theme in this book is about animals, and particularly a dog. ठीक है, miniature artists are not supposed to draw dogs because they are culturally not appropriate. This particular artist was very much connected to his dog, and he felt that it's not just about the dog, it's about somebody from the high priest coming and saying कि ये allowed नहीं है, अब coffee allowed नहीं है, अब coffee houses allowed नहीं है. ये भी स्टोरी है कि कॉफी अलाउ नहीं थी. हाँ, तो they हमारे भी चाय बंद कर देनी चाहिए किसी को कोई गवर्नमेंट के पैसे कम हो जाएंगे, हमारे टैक्स पेयर पैसे कम हो जाएंगे. ये चाय तो बंद करे जरा तो. अच्छा जी, सॉरी. No, imagine the migraine induced headaches that will prevail then. हाँ, जो हमारा अभी chaos चल रहा है इस्लामाबाद में, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ कम से कम पराठे तो बंद जरूर करें, इनको तो हराम करा दो, so that सुबह उठ के लोग काम कर सकें. इसी तरह एक priest थे, उन्होंने फिर ये determine कर लिया कि dogs will not be illustrated in miniature art because हमारा culture वो होता है. So I think he had enough. The murderer had enough. Have had enough. Yeah. लेकिन ये भी थोड़ा सा प्लॉट में चलें कि मर्डरर आइडेंटिफाई नहीं होता. एंड तक. लेकिन वो उन 4 में से ही एक है. बिल्कुल. So एक किस्म के मैं जरा फ्रेम कर दूं कि अपनी आसानी के लिए भी और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, कि हम उस सल्तनत उस्मानिया के दरबार में हैं, सुल्तान मुराद के, जो अर्तुगरुल के जानशीन है और बहुत बड़ी सल्तनत है, जो कि मशरिक और मगरिब के दहाने पर है, और उस वक्त वो एम्पायर है. और मैंने कहीं इसको इधर उधर देखा तो जो सुल्तान है वो जो इटालियन वेनिस के जो डोज है उसको कम्पीट भी कर रहा है. So it's really about ego and vanity and narcissism. So in a way, अगर मैं फ्रेम करूं तो जिस तरह इटालियन रोनेसां हो रही है और उधर मेडिची फैमिली है और वेनिस का डोज है, तो सुल्तान महमूद wanted to be equally कि भाई बाकी तो मैं एक कॉन्करर तो हूँ ही,
बट आई एम ऑल्सो अ पेट्रन ऑफ आर्ट। लेकिन जब वो आर्ट को इंकरेज कर रहा है तो वहाँ पे जो रिवायत है उसके दरमियान में मुकाबला होता है। तो एक तरफ के लोग हैं वो रिवायती हैं, वो फेथ से ज़्यादा इंस्पायर हैं, और दूसरी तरफ के लोग जो हैं वो मॉडर्न कह लें या सेल्फ एक्सप्रेशन, हाँ, वो कहते हैं कि फ्रीडम का मतलब है कि हर चीज़, वो जो आर्ट का एक है, जिस तरह मुझे याद आ गई फाउंटेन हेड आयन रैंड की, जिसमें वो आर्किटेक्ट है और उसका एक स्ट्रगल है। अब ये बताइए कि सुल्तान की क्या सोच है इस सारी खेल? आई थिंक एग्जैक्टली दैट, गवर्नमेंट किधर है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही? पहली बात तो ये कि आई थिंक व्हेन ही सेड कि द बुक विल बी अ सीक्रेट, राइट, ऑटोमेटिकली वो उसकी प्रेस्टीज, व्हाई वुड द बुक बी सीक्रेट? आई थिंक बिकॉज इट क्रिएट्स मिस्ट्री and then it creates, you think it's bigger and it's larger than life, and secrets are important in government. वैसे भी स्टेट सीक्रेट टाइप है, ठीक है। So I think we determined very early on the onset कि the sultan kind of liked embroidery, और उसको फूल बड़े पसंद होते थे, so margins में जहाँ वो फूल देखता था वो थोड़ा सा fascinate impress हो जाता, ठीक है। And I think the other thing was because he had excessive power, wealth and money. And वो कहते हैं ना, absolute power corrupts absolutely. हाँ, लेकिन इसमें करप्शन तो नहीं है, इसमें तो शौक है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, करप्शन वहाँ आती है जहाँ पे you have to have responsibility and power at the same time, right? और इसमें he becomes this very fulfilling person कि ये मैंने किताब illustrate करनी है और it's a big deal. Larger frame आर्ट और मॉडर्निटी और कंजर्वेटिज्म के एक, उसके नीचे जो कैरेक्टर्स हैं, जो ब्लैक who is the main character, और उसके फादर इन लॉ कह लें, अंकल, और उनकी बेटी और उसका हस्बैंड जो जंग में चला गया है, और उसका देवर who is making kind of who is harassing her drunk होके, और वो जो फैमिली में वो फिर आपस में टेंशन है, उसको कैसे फिट होता है वो लार्जर थीम, वो जो रोमांस का पार्ट है। लेकिन no novel is complete unless there is a very pretty woman. There is a very pretty woman, and I think कि he's also the militarist is trying Shiri, हाँ, something like that. हाँ, मुझे उसका नाम pronounce करना नहीं, उन्होंने कुछ और लिखा, लेकिन originally is Shiri, and Shiri is the name of Shekore, and Shiri is the name of so Pamuk actually uses his family names here. Yeah, his wives, his daughters, अपने और अपनी वालदा का। So एक तरह से एक merge हो जाती है real life and the novel life. But yeah, for any novel to be successful, you need 5 ingredients. अच्छा जी। You have a pretty woman, okay, right? Shakure, and she has to be unattainable. वो थोड़ी दूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिल जाए तो फिर वो बीवी बन जाती है, फिर उसका क्या फायदा। So exactly, और वो ब्लैक जो है वो बैनिश हो जाता है वो मुल्क से। So यहाँ पे एग्जाइल की थीम है, एक खूबसूरत औरत है, विंटर है, हमेशा you have to have a dark bleak winter, snow, yeah, and then there is a sort of obsession with status, fame, money, right? इस पूरी चीज़ के अंदर नज़र ये आता है कि art is just a method to get the girl. Art is a method to get there. यानी so वो art is to get laid or something. Pretty much. The boy needs to get the girl. Okay. So होता ये कि for trivializing it. Yeah, but it's like hero, villain, victim, right? ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें उसके अंदर है। एक और थीम जो I think is very important that we talk about is honor. So Ottoman history में honor I think played such a big role कि मुझे लगता है कि हम अभी presently in Pakistan we are in that honor culture as well. कि वो respect for elders regardless of whether they are respect worthy, respect for authority, because if you're in power then obviously God has granted you that power. So whoever is atop you have to respect them. And a lot of preservation of culture कि हम बहुत अजीम है, हमारा कल्चर बहुत अजीम है और बाकियों का नहीं है, और अब हमें उनको एक तरह से फतह करना है हर तरीके से. सो आई थिंक आर्ट इज़ यूज्ड फॉर दैट. एंड आई थिंक ऑप्यूलेंस बहुत है. आपने कहा ना कि व्हाट्स करप्टिंग अबाउट आर्ट, ये तो करप्शन नहीं है. लेकिन देखिए जब आप, जैसे मैं अभी रिसेंटली इस्तांबुल में, नॉट दिस ट्रिप बट द लास्ट ट्रिप, आई वेंट टू द कैलीग्राफी म्यूजियम. अगर आपको मौका मिले तो आप इस्लामिक कैलीग्राफी वाले म्यूजियम में ज़रूर जाइएगा इस्तांबुल में. इट्स ब्यूटीफुल. अच्छा, ऑप्यूलेंस वहाँ आती है जहाँ पे आर्ट क्रूड हो जाता है.
लाइक तस्वीरों के ऊपर बहुत प्यारा ऑटोमन आर्ट है, लेकिन वो लाइफ साइज तस्वीर थी, एक एक बीड इतनी बड़ी, यू नो। फिर आपकी कैलीग्राफी है तो उसके अंदर एक मैसिव किस्म की एक ऑपुलेंस है कि गोल्ड प्लेटेड कैलीग्राफी आ गई, यू नो। सो यस इट इज़ एक्सप्रेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे जब एक्सप्रेशन यू नो हद ऑब्सेशन बन जाता है, you know, expression should remain kind of a symbol of status. Yeah, so that is then become that is what this is all about. So it's about getting the girl, it's about power, it's about murder, because a very interesting thing he says is कि हम सब murderers हैं, और हम सब ने actually murder इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें किसी ने हमारी ज़िंदगी को threaten नहीं किया है, लेकिन अगर कोई करे और हमारे रास्ते में कोई आए from our ambition, so we will kill them. And that's what he says. He's like, I'm a miniature artist. I have a lot of finesse. मैं अपना काम बहुत खूबसूरती और बहुत नज़ाकत से करता हूँ, लेकिन इस बंदे ने मुझे और मेरी लाइवलीहुड को थ्रेटन किया है. Now I have to do away with him. तो वो उसको बड़ा मर्डर उसको लेके जाता है अपने कुत्ते के साथ कि आ जाओ मैं तुम्हें कोई ट्रेजर दिखाता हूँ, राइट टिपिकल. And show him the dead body. नो, सो ही सेज कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और मैंने एक ट्रेजर बैरी किया हुआ है. तो वो दूसरा मिनिएचरिस्ट जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, जिसको उसने मारना होता है, वो चला जाता है पैसों की हवस में और उसको कहते हैं 10 या 20 कदम चलो तो वहाँ पे मैंने बैरी किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लेते हैं. तो जब वो 8वें या 7वें कदम पे होता है तो पीछे से उसको मार देता है, राइट, एंड देन ही थ्रोज हिम इनटू द वेल. सो व्हाट ही सेज इज virtue is not virtue if it's not tested. कि अगर आप कहते हैं आप झूठ नहीं बोलते, आपको कभी ज़िंदगी में मौका मिला है कि अपनी जान बचाएं झूठ बोल के, तो शायद आप तो इसी तरह मर्डरर भी. सो ही रियली ह्यूमनाइजेस द मर्डर एंड यू काइंड ऑफ गेट ऑन द साइड ऑफ द मर्डरर इन अ वे, यू नो, यू अंडरस्टैंड हिम. It's like in cold blood. Like in cold blood. और tell us about the style, narration. So for example, हर चैप्टर में कोई नरेटर है और जो नरेटर हैं वो ऑब्जेक्ट भी हैं. कॉइन इज अ नरेटर, डेड बॉडी इज अ नरेटर. तो ये स्टाइल यूनिक है पामुक के लिए या और लोग भी इसको ट्राई करते हैं? I mean, I don't think it's unique, but I think Orhan Pamuk की जो uniqueness है वो इसके अंदर बहुत सारे narrations हैं. So the dead person also is a narrator. वो भी अपने ग्रेव से वापस आके वो पूरी स्टोरी बताता है कि इसने ये किया, इसने वो किया. The dog is a narrator. आपने कभी शायद कुत्ते का narration नहीं सुना होगा, लेकिन recently जो मोहम्मद हनीफ का नॉवल है उसमें डॉग इज अ नरेटर. कौन सी वाली? ये जो रेड बर्ड्स. रेड बर्ड्स मैंने पढ़ी है, या देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ दैट. हाँ, उसमें वो भी है. हाँ, ट्रू. बट मोहम्मद हनीफ ने एक बहुत अच्छा मजमून लिखा था, आई थिंक गार्डियन में लिखा था, अबाउट आवर कल्चर एंड द एक्सपल्शन ऑफ डॉग्स. सो ही हैज लाइक एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ डीप डाइव्स अबाउट कि क्यों हम बुरा समझते हैं कुत्तों को और हमारी हिस्ट्री में एक्चुअली कुत्ते क्यों बुरे नहीं हैं, यू नो, and how the sort of hate against dogs is not justified. But I would be keen, Bessie, just to distract. What do people from our part of the world think about dogs as well? Like, what do Sikhs think about dogs or Hindus think about dogs? मुझे उनको भी कोई खास दिलचस्पी तो नहीं है dogs से. I think South Asia में there's an aversion to dogs and there's a preference for cats. There's a preference for cats. Yeah, I think culturally it's also or like horses. Yeah. Or yeah. buffaloes. I mean, it's almost like there is a religion for certain animals, you know. Yeah. लेकिन मतलब ये भी कहना कि सिर्फ एक सोच से आया हो. तो anyways, तो स्टाइल जो है, स्टाइल की आपने बात की. The author also talks about a signature style of the murderer. So वो जो murderer होता है, आज हम बात कर रहे थे कि कभी-कभी serial killers भी थक जाते हैं और serial killers का एक स्टाइल होता है. इसके अंदर जो murderer होता है ना, वो पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो ऑब्सेस्ड होता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने किसी को मार दिया है और मैंने कोई स्टाइल क्या है मेरा मर्डर का. सो ही गेट्स अ लिटिल वाउंड अप बाय बीइंग, वो कहता है कि मैं मारूं भी किसी को तो मैं एक तरीके से मारूं ना. हाँ, ये बात होती है. और या मैं वापस जाके देखूं कि मैंने कोई अपना एविडेंस तो नहीं छोड़ा वहाँ पे. दिस इज अबाउट हार्ड असैसिन्स एज वेल. यू वांट टू बी परफेक्शनिस्ट इन द असैसिनेशन. कि हाँ, क्योंकि वो भी अपने आप को, ये जो फिल्में हॉलीवुड की हैं ये भी उनको रोमांटिसाइज करती हैं एज आर्टिस्ट्स एंड एज परफेक्शनिस्ट, evil geniuses. हाँ.
So वो वहाँ पे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भूल जाता है, and that is how he pretty much gets caught. But he's obsessed with craft of murder because he's obsessed with art. तो वो कहता है अगर मैं illustration करूँगा और उसके अंदर मेरी एक style है, तो फिर मैं अगर किसी की ज़िंदगी लूँगा तो वहाँ पे भी एक craft आना चाहिए. So I think what's really interesting is you have the idea कि you're not a murderer, or you're like, अगर आप foolish हो तो that's only because you haven't got the opportunity to murder. Then there's a theme of artists versus amateurists. ठीक है. Possessiveness of artists. Then there is piousness versus people who Sinners. Yeah. So sinners versus people who are pious, who believe in. देखिए ये पूरी book जो है, it's an ode to a higher power, because the miniaturists are basically respecting your higher power essentially. And जो भी जिसको भी आप worship करते हैं उनके लिए एक expression of love है, right? जो जिसके लिए जो valuable. Exactly. तो fight ये है कि कौन ज़्यादा बेहतर express कर सकता है. And so the other theme I think is of course Western and Eastern, but another very interesting thing is the thesis of the book is कि जो आँख देखती है वो सच्चाई नहीं है. So the main idea is don't trust the evidence of your eyes, because then what do you trust then? That's what the book tries to explain कि जो miniaturists हैं वो corners में जो भी stories बता रहे हैं, that is actually how they find the murderer. They find the clues in the It's more like a Da Vinci Code type. It's exactly like the Da Vinci Code. A bit of Da Vinci Code. Yeah. अच्छा मुझे ये बताइए कि ट्रांसलेशन है ये का, सो ये टर्किश से ट्रांसलेट हुआ इंग्लिश में, और अब ये जो उर्दू की ट्रांसलेशन है ये टर्किश से उर्दू है या इंग्लिश से उर्दू है, ये मुझे भी समझ नहीं. मैंने थोड़ी सी देखी है, बट लुक्स रियली काइंड ऑफ डेप्यूटी नज़ीर अहमद सॉर्ट ऑफ थिंग. जब ये ट्रांसलेट हो रहा है तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपनी कुछ ट्रांसलेशन हमारी लिटरेचर की पढ़ी हैं उर्दू में, दे डू नॉट रियली इम्प्रेस एज सच, एंड दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनली कल्चरली रूटेड वर्क. लेकिन ये इंग्लिश में बड़ी सीमलेसली ट्रांसलेट हुआ है, और ये जिस तरह फ्रेंच है या स्पेनिश वर्क है ये उस तरह ये पेश होता है. तो आपने बहुत सारी ज़्यादा फिक्शन पढ़ी है, उसमें से काफ़ी सारी ट्रांसलेशंस भी हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि ट्रांसलेशन से फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है या क्या होगा? मैं आज आप ही से बात कर रही थी ना कि ऐसे लग रहा था कि ये उर्दू में बोल रहे हैं, you know? हाँ वो जो है, you know, जैसे you know how we say खुदा कसम मैंने नहीं किया, you know, वो तो हमारे लिए लेकिन बट जो जनरल है एक एज ए इंटरनेशनल लिटरेचर की ये एक बन गया है. तो मेरे दिल में ये आता है कि हमारा भी कोई चीज़ कभी बननी चाहिए, वो कोई नहीं बन रही. मैं ये भी सोच रहा था आपस में. आई थिंक वो हमारे लिटरेचर में जान नहीं रहती, नहीं है उर्दू में शायद हो, लेकिन आई थिंक जो हम वही वाली बात ना कि द इंग्रेडिएंट्स हैव टू स्पीक. देयर आर सो मेनी बुक्स दैट गेट फेमस एंड देयर आर सो मेनी हु डोंट. द रीजन बुक्स resonate with people is because you find yourself in a book. Does it have something to do with the revival of Turkey as a world power or something? जैसे कोई किताब है फातिमा भुट्टो की जिसमें वो एक्सप्लेन करती हैं जो कि आजकल के पायनियर्स हैं पॉपुलर कल्चर में. सो कोरिया है के पॉप के साथ, टर्किश हैं, और एक वो हैं साउथ अमेरिका में भी एक मुल्क है, न्यू किंग्स ऑफ द वर्ल्ड है किताब का नाम. तो ये जो किताबें हैं एलिफ शफक की या ये है या एट ए लार्जर लेवल तगरल है, तो डज इट हैव टू डू with the Turkish soft power or a popular culture? What do you think? Okay, look, first of all, the history is Constantinople is fascinating. It's always very fascinating. Yeah, and then to everyone, West or East. The other thing is these books are so modern day. अभी मैं इस्तांबुल से आई हूँ, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का मसला चल रहा है वो इस बुक के अंदर जो इन्फ्लेशन का मसला चल रहा है वो ही है. You know, it's like it discusses money and the value of money, and that's why the miniaturists are so rich, because they get paid in gold coin. Yeah, whereas उसकी devaluation नहीं होती, and that so basically economics text है in a way, you know. And I think Turkey is also very interesting because they sort of have the
I would say personally, मुझे क्योंकि affinity है टर्की से, the best of both worlds. So some people say, जैसे मुझे याद है फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर थे जब ये बात हुई थी कि टर्की को EU में इंटीग्रेट करें या नहीं. So he said, I would never dare to wake up in a world where Europe's borders are Iran. You know, so he said a very racist thing कि टर्की अगर यूरोप में आ जाए तो क्या हम ईरान के बॉर्डर तक, यानी looking down on the Muslim civilization, right? But Turkey literally has the best of both worlds because it kind of balances, maybe not the present regime, but it balances cultural values with modern values in such a easygoing, beautiful, और seamless also way. convenient way. Yeah, जब दिल करे जो मर्जी बन जाता है. Exactly. अगर आप ब्लू मॉस्क जाएं तो वही मैं जब भी मैं जाती हूँ तो सबसे पहले मैं ब्लू मॉस्क जाती हूँ and I feel like I belong to the culture. मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं जाती, यहाँ पे भी बहुत हैं. The reason for that is because there's a certain expulsion, a certain sort of barriers, guardrails. Inclusive भी है. Yeah, absolutely. And so what we try to do is, in Turkey, you can be anybody and you can still find, like, you don't have to over-explain your identity. Okay. Coming back to the novel, आखिरी बात, how do you think that this novel can, like, आज के दिन से हमारे किसी रीडर से कैसे कनेक्ट करता है, किस किस लेवल पे जाकर कनेक्ट करता है, उस पर मैं इसको एंड करना चाहूँगा. फिर हम you would like, so many nice people are here, you like to hear them. So how does it connect to you? 3 चीज़ें पाकिस्तानी कल्चर की मैं बात करूँगी. अपनी बात. पहली बात तो ये कज़न मैरिजेस भरी हुई है इसके अंदर. That is why पाकिस्तानी कल्चर मामू की बेटी बेसिकली. दूसरा, आई थिंक फ्यूनरल्स, इसके अंदर एफएनडी का फ्यूनरल होता है और वो एग्जैक्टली हमारी फ्यूनरल की तरह होता है जो हम आज बात कर रहे थे कि इसमें ब्लेम भी है फ्यूनरल के अंदर, शोबाजी भी है फ्यूनरल के अंदर, जो है मोर्निंग भी है और ओवर एक्सप्रेशन है, और यू यूजिंग फ्यूनरल्स टू प्रोग्रेस योर एजेंडा, जो कि हमारी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है. एंड आई थिंक द थर्ड थिंग इज़ जस्ट आर्ट and the obsession of being the greatest civilization in the world. हम कहते हैं ना कि हमने किसी ज़माने में दुनिया फतह की थी, तो ये obsession इसमें बहुत ज़्यादा है. और I think वो इसका स्टोरी टेलिंग ये है कि वैलिड भी है, हमने की थी किसी ज़माने में दुनिया फतह, हमारे कल्चर ने, हमारे लोगों ने, our people. I think on that happy note, thank you very much so much for coming.